बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज दिन भर खबरें ही खबरें रहीं, खबरों से भरपूर दिन था अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और जिसे कहते हैं जर्नलिस्टिक जार्गन में इन्वर्टेड पैरामिड हम न्यूज़ में चलते हैं। लेटेस्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकात हो रही है साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज शरीफ साहब से, और वफाकी काबीना के अहम वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस हवाले से ज़रूर हम बरतानिया से ही अपडेट लेंगे, क्योंकि मीडिया में तो बहुत सी बातें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि मईशत से मुतल्लिक अहम फैसले होने हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, उनका इंटरव्यू भी BBC उर्दू पे जो गैर मुल्की नशरियाती इदारा है उस पर शाया हुआ। अगरचे जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से जो फैसले हैं वो जो जमातें हुकूमत में शामिल हैं उनकी मुशावरत से किए जाएंगे। और फिर हमने देखा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इंतखाबात कराने से हरगिज़ हम नहीं दूर जा रहे या पीछे नहीं हट रहे, लेकिन इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में इस्लाहात जो हैं वो होना है, जिस पे ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पाया जाता है। और उन्होंने कहा कि उनकी नवाज शरीफ साहब से भी मुशावरत हुई है, बात हुई है। साथ में उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हार जीत होती है और इस हवाले से ये एक तो उनकी पॉलिसी सामने आई है। फिर आज हमने देखा मरियम नवाज साहिबा ने स्वाबी में एक अवामी ताकत का मुजाहरा किया और उन्होंने वहाँ कहा कि लाहौर लाहौर होता है, चाहे वो पख्तूनख्वा में हो या पंजाब में हो। या मैं बताता चलूँ कि स्वाबी में उन्होंने लाहौर तहसील, जिसको छोटा लाहौर भी कहते हैं, वहाँ तकरीर कर रही थी। इसलिए बहुत से लोगों को ये शायद मालूम ना हो कि लाहौर जो है वो तहसील स्वाबी में भी, और लाहौर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का दिल है जो पंजाब का दारुल खिलाफा है। साथ में उन्होंने कहा कि जो अवाम को ये बात बताई कि जो साबका हुकूमत थी यानी PTI की, उन्होंने जो मुआशी बिगाड़ पैदा किया है उसकी दुरुस्तगी में 2-3 माह नहीं 2-3 साल लगेंगे। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा अहम फैसला सामने आया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुनरिफ अरकान कौमी असम्बली तो उनके खिलाफ रेफरेंस लेकर गए हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तफ़िका फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और उन्होंने मुस्तरद कर दिया है जो रेफरेंस था। और उन्होंने कहा है कि जो 20 अरकान हैं उन पर इसका आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। उन्होंने ना पार्टी बदली है ना पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस सियाक़ो सबाक़ के साथ आज आप गुफ्तगू करेंगे। शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर हमायूं मोमन साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ DSNG लिंक पर मौजूद हैं अफनान उल्ला खान साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा है। अफनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे वक्त निकाला। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं बरतानिया से अज़हर जावेद साहब, जो बहुत सी खबरें ब्रेक करते हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बाखबर सहाफ़ी हैं, लंदन में होते हैं, उनको वेलकम करते हैं। और कंवर दिलशाद साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो भी हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्मर वेलकम। मैं बरतानिया से सबसे पहले चाहूँगा कि अज़हर जावेद साहब से हम अपडेट लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अज़हर जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अज़हर भाई बताइएगा, आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पे लाइव हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बरतानिया में मौजूद हैं, लंदन में हैं, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है। तस्वीर भी सामने शेयर हुई थी, हमने देखा। वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। खबर क्या है सर, मैं चाहूँगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमें जो बताया जा रहा है इस मीटिंग का एजेंडा, जो खबरें आ रही हैं, मुआशी फैसले करने हैं, नून लीग के हवाले से बात हो रही है। कुछ ये भी खबरें चल रही थी कि शायद नून लीग में एक जो है वो एक राय ये भी पाई जाती है कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं। ये जो PTI का जो बैगेज है, स्पेशली इकोनॉमिक चैलेंजेस का, वो क्यों हम अपने ऊपर उठा के रखें? आपके पास क्या खबर है अज़हर जावेद साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने काबीना के दीगर अरकान के हमरा आज सुबह तकरीबन 6 बजे लंदन पहुंचे थे और तकरीबन 9:30 बजे जब वो अपने 9 बजे के करीब अपने होटल पहुंचे हैं और उसके फ़ौरन बाद ही 11 बजे के करीब ये मीटिंग शुरू हुई। शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के अरकान के हमरा कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए शुमाली लंदन के एक घर में तशरीफ़ लाएँ और वहाँ पे नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद का आपने तस्वीर भी देखी होंगी। तो एक जो मोहब्बत का पहलू उन दोनों भाइयों के दरमियान हमें नज़र आया, वो भी एक मेरा ख्याल है कि जो एक अच्छी मिसाल हमें नज़र आई जो रवायात हैं उसके हवाले से। जहाँ तक खबर है, खबर ये मैं बताऊँ कि जो सबसे टॉप ऑफ द एजेंडा है वो है मईशत की बहाली। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है और जो मिफ्ता इस्माइल साहब भी उसमें मौजूद हैं, वज़ीर ख़जाना,
और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब भी वहाँ मौजूद है। काबीना के तकरीबन तमाम सीनियर अराकीन इस मीटिंग में मौजूद हैं और इस मीटिंग में जो हमें पता लगा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मईशत की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको एतमाद में लेने का फैसला किया गया है। तमाम जमातों के साथ मिल के एक मुआशी हिकमत अमली को मुरतब करने का फैसला हुआ है और वजीर आजम साहब पाकिस्तान वापस आकर तमाम जमातों से, तमाम स्टेक होल्डर से इस हवाले से बात करेंगे। जो सबसे अहम मसला दरपेश है, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा, उस हवाले से बात हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनको जो रिजर्व्स हैं जो स्टेट बैंक के, और उस हवाले से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस हवाले से बताया। तो इसहाक डार साहब ने अपने तजर्बे की रोशनी में और मिफ्ता इस्माइल साहब ने करंट सिचुएशन में IMF से मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई। तो ये एक बड़ी लेंथी सिचुएशन थी और ख़ास तौर पर जो अहम बात इलेक्शन के हवाले से जो अभी बात की, तो मेरे जो सोर्सेज बता रहे कि अभी फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाने का कोई फैसला नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब से जो बात गुज़िश्ता रोज़ रात को हुई नवाज शरीफ साहब की, उस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर जो अराकीन हैं, जिसमें सीनियर जितने भी पार्टी के लीडर हैं तकरीबन वो मौजूद है यहाँ पे, तो उनको भी ब्रीफ किया और इत्फाक ही था कि आईनी इस्लाहात को मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन में जाया जाए। अब इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। जो मेरी जो इतलात है, जो पहले भी नवाज शरीफ साहब से भी मेरी यहाँ पे तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मुलाकात होती है, जो मेरी रीडिंग है वो इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं और इंतखाबात के लिए उनकी तैयारी कहते हैं कि हमारी मुकम्मल है। आज भी हिदायत की गई पार्टी अराकीन को जो मौजूद थे कि आप इंतखाबात के लिए तैयारी करें और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में ये होमवर्क मुकम्मल करके, इस्लाहात को मुकम्मल करके इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा और इसके लिए भी जरदारी साहब और दूसरे अराकीन से इसको और तमाम पार्टियों के इत्तेमाद में लेके फैसला किया जाएगा। तो इसमें अक्टूबर नवंबर की डेट आपके सामने आ सकती है। ओके, आपने कहा अक्टूबर नवंबर की डेट आ सकती है और फॉर इलेक्शन में नहीं जाने की कोई ऐसा इरादा, जो खबरें आपके पास है और मौशी एजेंडा जो है उस पर वो तमाम स्टेक होल्डर्स को जमातों के इत्तेमाद में लेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अजहर जावेद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा आपके पास लौट के आएंगे। मैं चाहूँगा कि दीगर शुरका को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अफनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, बताइएगा अब ये जो अजहर जावेद साहब, चूँकि उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात रहती भी, हम ज़ाहिर बात है उनके बीपर सुनते भी हैं, अपने चैनल पे भी हमने भी उन्हें रिक्वेस्ट की है, वो लंदन से हमें लाइव बीपर दे रहे हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज मरियम नवाज साहब अभी स्वाबी में मौजूद थी और वो कह रही थी कि जो सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब की जमात PTI की जो कारकर्दगी है, जो इकनॉमिक फ्रंट पे रही है या जो दीगर फ्रंट्स पे रही है, हमें उसका बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पार्टी और अपोजिशन से कहूँगी कि हमें आवाम के पास जाना चाहिए। आज अजहर जावेद साहब भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब की भी बात हुई नवाज शरीफ साहब से। मैं आपसे आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा, PMLN में इस वक्त क्या राय प्रिवेल करती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आप लोगों के पास जो इन पावर मिनिस्ट्री है, आपके लोगों के पास दीगर जो है वो मिनिस्ट्रीज़ हैं, पीपल्स पार्टी के पास भी तिजारत की वजारत है। ज़ाहिर बात है, ये एक हुकूमत ने 3 साल 8 माह काम किया, IMF से मुआहदात किए, उसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का एक इशू बना हुआ है। उनकी टीम भी आ रही है दोहा मुज़ाकरात के लिए। PMLN भी कुछ इस हवाले से बताइएगा, कैसे इस तमाम इस मौशी मुश्किलात को कैसे अबूर किया जाएगा, और जो PTI का साथ में एक है कि हम लॉन्ग मार्च ला रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल चैलेंज भी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो 2 राय पाई जाती थी हैं, जिसके अंदर एक राय ये है कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए और दूसरी राय ये है जो ये कहती है कि टेन्योर पूरा करना चाहिए। मगर मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा तादाद, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो ये समझते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। हमें इस हुकूमत का जो लगेज है उसको अपने सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकी इनकॉम्पिटेंस और इनकी बैड गवर्नेंस की जो 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 मामलात हैं उनको हमारे कंधों पे नहीं आना चाहिए। तो ये और ओरिजिनल जो हमारा प्लान था और जो हमने डिसाइड किया था, जो हमारी हाई कमांड की मीटिंग्स भी हुई थी उसमें भी, कि हम जो है वो 3 से 4 महीने के अंदर इलेक्शंस करा देंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके, उसके बाद इलेक्शन में चले जाएंगे और जो इलेक्शन जीतेगा उसके बाद वो आए और हुकूमत बना ले। सही। तो और मोर और लेस जो है वो मामलात, मुझे अभी इस वक्त इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मोर और लेस जैसे रिपोर्ट जो अजहर साहब ने भी रिपोर्ट किया है, मामलात उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, मैं आप चाहूँगा सेंटर साहब, जाहिर बात है फिर तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, लेकिन वो कहती हैं लगेज आप लोगों के, हम इसको उठाना नहीं चाहते, तो फिर कोई कबात नहीं है। आप भी इलेक्शन का कह रही हैं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, नैब लॉज रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, तो अच्छी बात है। फिर तो मेरे ख्याल में आप लोगों को लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद हुकूमत की सोच पाई जाती है। जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, लेकिन हम चाहते हैं पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, साथ में आपकी वो भी रिफॉर्म्स हो, नैब लॉज की। वैसे जरदारी साहब ने इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी बात की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मैं इस चीज़ को मुख्तलिफ जाविये से देखना चाहूँगा। अब इसमें जब आप 9 बिल्लियों को दुम से बांध लेना, हर एक का रुख दूसरी तरफ होता है, वो सिर्फ दुम के धागा कटा नहीं और ये सारे भागे नहीं अलग तरफ, तो इन सब का वही हिसाब किताब है। अब जरदारी साहब जो है ना, ही इज अ वेरी क्लेवर गाय। उन्होंने स्मार्ट पॉलिटिशियन, यू कैन पुट इट इन दिस वे। I wouldn't say a smart politician. I would say being in opposition, PTI, how can you say? With due respect, I'll say a cunning politician. ठीक है, smart politician is a positive thing. अच्छा, ठीक है। ठीक। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ढोल डाल दिया है अपने नून लीग के गले में। ये तो उनका आपसी मामला है ना, आप जो अपना मर्जी बताएं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपकी पार्टी में क्या he is only interest। देखिए, अच्छा हुआ ये था, अच्छा PTI क्या हुआ था, आप भी चाहेंगे इलेक्टोरल फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नहीं, मैं देखिए ना, बात ये ना, हम तो चाहते ही है। देखिए, सिंपल सी बात ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके निकाल दिया था और वो भगोड़े के भाग गए थे, तो वो ये कहते हुए भागे थे कि मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा। ठीक है, 3-4 तकरीरें कि इससे कुछ नहीं कहा। जब खान साहब को उन्होंने एक मिनट अफनान, एक मिनट है अफनान, एक मिनट है अफनान, बारे में मैंने आपके लीडर के बारे में ऐसी बातें नहीं की। ठीक है, आप देखिए, मैं चाहता नहीं हूँ माहौल खराब हो। सही, अच्छा ठीक है, ओके, फेयर एनफ, अल्फाज इस्तेमाल करें। ठीक है, नो पर्सनल कमेंट्स। इट्स नॉट, ठीक है, मैं नहीं कहता, लेकिन मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब ही इज कन्विक्टेड, ही इज बाहर चले गए। कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला भी गलत बात तो नहीं ना भाई? अब अदालत के फैसले को चैलेंज कर ले। देखिए, फिर जो है इमरान खान के बच्चे जो है वो भगौड़े हैं, वो भी गलत बात नहीं है। बच्चे ठीक है, होंगे भगौड़े। आप उस पर आते हैं, आप अपना पार्टी का मौका, अपनी पार्टी का मौका देते हैं। इमरान खान को जब किया ना, और किसी ने पूछा, उन्होंने कहा मुझे पता है मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही वेंट टू द पब्लिक। असल ताकत किसके पास है पाकिस्तान में? अवाम के पास। किसी भी जमहूर में ताकत किसकी है? अवाम की है। आप अवाम से इलेक्ट होकर आते ना, हम वापस अवाम के पास चले गए। हम किसी के सजा के, हमने किसी के ना जूते पॉलिश किए, ना किसी के साथ वो उनके तरले वरले के, हम सीधा अवाम के पास गए। फवाद चौधरी साहब चौकीदार कल किसको जेलम की तकरीर में कहते हैं कि वो फवाद से पूछे ना, आपके तर्जुमान है जमात के। नहीं देखिए, फवाद चौधरी साहब कहते हैं चौकीदार किसको रेफर कर रहे हैं? ठीक है, देखिए मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो किसी को भी रेफर कर सकते हैं जिसको मर्जी करना चाहे। लेकिन बेसिकली चीज ये है कि गिला तो खान साहब भी करते हैं, वो तो आपकी पार्टी के चेयरमैन है कि 12 बजे अदालतें क्यों लगी? देखिए मैं एक बात बताता हूं, मुझे पर्सनली एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे अपनी सारी अदालतों से एक गिला है। गिला यह है कि हमारी अदालतों में इतने ज्यादा केसेस हैं, वो हो नहीं रहे। कितने लोगों को मैं जानता हूं जिसके 25-25 साल से केसेस पे केसेस खत्म नहीं हो रहे। 3 साल 8 में हुकूमत ही जुडिशल रिफॉर्म्स करनी थी ना। देखिए ना, मेरी बात सुने, हो रही थी ना। देखिए ये चीजें क्यों नहीं हुई 3 साल 8 माह में? देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है जुडिशल रिफॉर्म्स जो है ना, उसमें आपको जुडिशरी को भी उनके साथ कंसल्टेशन, वो हो रही थी। ये नहीं है कि वो नहीं हो रही थी। अच्छा, आई एम टोटली अवेयर ऑफ इट कि वो हो रही थी। ठीक है, बहुत सारी जारी रहेंगी। नहीं, वो जारी रहेंगी उसमें। अब इस पर आ जाए सर, सवाल पे जाना है। आप ये बताएं ना कि अब तो इलेक्शन रिफॉर्म्स और नैब लॉ रिफॉर्म्स, आप लोग ने भी कहा, देखिए चेयरमैन पीटीआई भी कहते थे नैब लॉ रिफॉर्म्स होनी चाहिए। नैब को ना हमने बनाया, ना नैब के हमने कुछ चीज ना इन्होंने बनाया, वो मुशर्रफ साहब ने बनाया, जिसने भी बनाया ना, नहीं उससे पहले भी थे ना। असल तो ये नहीं, नैब की तरह की चीज थी ना, बुनियाद तो इन्होंने डाली। आप समझते हैं अगर वो गलत थी तो आप सही बुनियाद रखें ना। सुन लेना, आप बिल्कुल चेंज करें, आप बिल्कुल चेंज करें, उनमें सब चीजें करें। देखिए, लेकिन देयर हैज टू बी एन ओवरसाइट ऑन द पार्लियामेंट्री पीपल के जो खा रहे हैं या जो भी चोरी करता है, उस पे भी होना चाहिए। मातर पिता आजाद नहीं होना चाहिए, लेकिन गैर मुतनाज़ा इत्तेसादी बिल्कुल होना चाहिए ना। देखिए बात ही हो जाती, जब आप मुझे पकड़ेंगे मैं कहूंगा मुतनाज़ा है, जब आप वो करेंगे। सिंपल सी बात है
अब फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अफनान साहब, इन्हीं के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो इस वक्त लंदन में बीमारी की वजह से बैठे हुए हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि ये मेरे जराए हैं आमदनी के। उसके बाद क्या किसी एक का उन्होंने ट्रेल दिया? अब इसमें तो फैसला भी हो गया ना सर, कुछ तभी तो वो हुए ना, तभी तो वो उस पे खत्म हुए ना, ठीक है ना, उस पे खत्म, ठीक है। अब ये चीजें होती हैं जब आपके पास मनी ट्रेल ना हो, जब आप दिखा ना सके, तो कहीं ना कहीं तो सजा मिलनी चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब आ जाते हैं बाज, वो कहते हैं कि जी जरदारी साहब कहते हैं कि हमारा ये क्या कह सकते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या चीज, उसमें क्या रिफॉर्म करना चाहते हैं? ये आम नुकता है। देखिए सबसे बड़ी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपके साथ वो मैं चाहता हूं कवर दिलशाद साहब भी, उनसे पूछ लेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ा मसला ये है ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, कि आपका जो मरा हुआ इंसान है उसका वोट ना कास्ट हो, ठीक है, एक बंदे के 2 दफा ना हो, जो आरओ है वो किसी की फेवर ना कर रहा हो। देखिए मैं गवर्नमेंट में हूं या कोई भी है ना, गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं ना, उनके जितना ज्यादा ह्यूमन फैक्टर बीच में आएगा उतनी ज्यादा धांधली का। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन की आजादी और खुद मुख्तारी। एग्जैक्टली। अच्छा एक बात देखिए, एक बात ये है, इलेक्शन कमिश्नर जो मर्जी भी हो ना, जो मर्जी भी हो, अगर हम 6 पार्टीज हैं, 6 में से 1 या 2 बंदे उसके ऊपर सीरियस एतराजात लगा दें, ठीक है, आपका नुकता आ गया, ठीक है, वो आप लोग कर रहे हैं उसके बाद उसको वैसे ही हट जाने से किसी और को लगा दे। वैसे लगाया आप लोगों ने था। अब मैं आपसे डजंट मैटर। कवर दिलशाद साहब, सर ये बताइएगा, आपने एंड में बात जो इलेक्शन कमीशन पे आई और दोबारा रिपीट की है सेनेटर साहब ने, हमारे लिए काबिल एहतराम है सेनेटर हुमायूं साहब ने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे अदम एतमाद। आज तो पीटीआई ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, जो फैसला सामने है। पहले मैं चाहूंगा उस फैसले के हवाले से भी बताइएगा, सीख पाया है पीटीआई बहुत ज्यादा और अदम एतमाद का इजहार करते हैं, और इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बात अब हो रही है। आप इस हवाले से, क्या आपने बहुत से इलेक्शन ज़ाहिर बात है सेक्टर इलेक्शन कमीशन आप लोगों ने करवाए हैं, क्या तजर्बात हैं, कैसे रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और ये जो आज का फैसला इस पर आपकी क्या राय है? देखा जी, हम जब से हमें बड़े बड़े सियासतदान बिलावल जरदारी साहब भी, आज आसिफ जरदारी साहब ने भी, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमने इंतखाबी इस्लाहत करनी है, और स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने भी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई है इंतखाबी इस्लाहत के बारे में जी। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है, उनसे सवाल है, मैंने स्पीकर साहब से भी सवाल करना है, कल मेरी मुलाकात उनसे हो रही है। अच्छा। तो मैंने उनसे ये कहना है, आप हमें बताएं जो सही, आप इंतखाबी इस्लाहत क्या लाना चाहते हैं, कौम को बताएं, पार्लियामेंट पे खड़े को बताएं कि हमने ये इस्लाहत करनी है। जो हमारा मौजूदा इंतखाबी इस्लाहत जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 वो मुकम्मल तौर पर इंतखाबी इस्लाहत में हो चुकी हैं। 2.5 साल से बाकायदा इंतखाबी इस्लाहत कमेटी बनी थी, इसमें तहरीक इंसाफ तमाम इस्तेमाल थे। अब इसके अलावा आप 4 सी तरमीम करना चाहते हैं। साबिका हुकूमत 2-3 तरमीमें बड़ी अहम की थी। उन्होंने ये कहा था कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत कि जनाब हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इंटरनेट वोटिंग बैटरी का सिस्टम नाफज किया जाए जी। उस पर एक और बड़ी तीसरी अहम उन्होंने ये पेश की थी कि जनाब जो हमारी आइंदा जो हल्का बंदी हो वो पॉपुलेशन पे ना हो, वो इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर हल्का बंदी उस पर, और चंद बातें और भी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी तमाम तजावीज़ों को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि आइन से मुतसादिम है। ठीक। और उस पर इलेक्शन कमीशन के साथ झगड़ा भी हुआ, आज मुसवाती कारफा चौधरी का भी सबको मालूम है। ठीक। इसके साथ साथ हाई साहब बाद में चलो खैर उन्होंने अपनी फरागदरी से माफी मांग ली और अदलिया तौर पर माफिया कर देते हैं, माफ कर देते हैं। अब ये सारे इसलिए आपके सामने। अब आप आइए इख्तियारात। अगर मेरे दोस्त मैं अपनी अर्ज करूँ, मैं एक बहुत बड़ी एक इलेक्ट रिफॉर्म पर रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, करीब प्राइम मिनिस्टर साहब को चंद रोज में हम पेश कर देंगे अपने तजर्बे की रोशनी में। हम ये कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन तो खुद मुख्तार अगर आप करना चाहते हैं, इसमें इसको आपको कानून साजी के इख्तियार दे दें, और जो इसके जो डिसिप्लिन के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर करें तो इलेक्शन कमीशन बराह रास्त उनको डिसमिस कर सकते, सर्विस टर्मिनेट कर सकते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के वायलेशन करता है तो इतना लंबा प्रोसीजर है कि आइंदा इंतखाबात हो जाएंगे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन पूरा नहीं होगा क्योंकि इख्तियारात नहीं है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इनमें मामला। अब आप एक बड़ा जो सबसे बड़ा फैसला ये कह रहे हैं जी हमने इलेक्शन कमीशन पर आत्म एतमाद कर रहे हैं,
वो इसके कई पीछे बैकग्राउंड है। हमारे दोस्त पीटीआई के भी मौजूद है यहाँ, सब तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी आपने दी हुई है, उनको साथ बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को बार बार मना किया कि जनाब ये एक बाकायदा इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है, आप खिलाफ वर्जी ना करें, सेक्शन 232 की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उस पर नोटिस जारी किए, 4, 5, 6, 7 नोटिस जारी हो चुके हैं। वो ये जो 232 है ये इस पे है कि जो वो हल्के में जाके तकरीर करना जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। जी ओके, इलेक्शन 232 है, इसमें मना किया है कि आप नहीं जा सकते। तो इलेक्शन कमीशन को इसी सेक्शन के आगे जो है 234 आता है, उसमें उनको ये इख्तियारात दिए गए हैं कि अगर आपके इख्तियारात को चैलेंज करे या उसको नोटिस का जवाब ना दें तो फिर आप उसको नाअहल भी करार दे सकते हैं। अब मैं बड़े अदब गुजारिश करूंगा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के 2 मिनिस्टरों ने खिलाफ वर्जी की, बार बार नोटिस की जाने के बाद पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वो उस पर इलेक्शन कमीशन ने 2 सफाई वज़ीरा थे, उनको उन्होंने नाअहल करार दिया। अब हमारी अदलिया का भी मामला है, उनकी अपनी अबहम शुदा फैसले से फायदा उठाते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को करदम करार दिया। अब बड़े अदब एहतराम है। अब जब आप इलेक्शन कमीशन को किसी के बारे में फैसला करते हैं और वो अदालतें उसको करदम करार देती है, जबकि इंडिया में ये है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए तो इंडिया की कोई अदालत इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। ठीक है, ये उनका बाकायदा आइन का हिस्सा है, यहाँ तो है ही नहीं। इधर आप एक जज का बेंच बैठता है कि जी फॉरेन फंडिंग ठीक है, आपने कहा ये भी आपने रिफॉर्म्स की बात की। मैं दोबारा लौट के आऊंगा फिर कंवर साहब, मैंने पूछते हैं वो आर्टिकल 63A वाली बात जो आज फैसला है उसमें भी जाऊंगा, लेकिन मैं लंदन से अजहर जावेद साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक और लाइव अपडेट ले लें, फिर ज़रूरत है उन्होंने अपनी और भी इंगेजमेंट्स करनी होगी। अजहर साहब ये बताएगा पंजाब के हवाले से भी कोई मुशावरत होगी, क्योंकि अभी तक वहाँ काबीना नहीं बनी और पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए थे और उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। कुछ इस हवाले से आप बताएंगे, अपडेट देंगे? जी बिल्कुल, जो पंजाब की सूरत हाल है उस पर भी बात हुई है और तफसीली बात हुई है, और जो शहबाज शरीफ साहब और पार्टी के दीगर अरकान हैं उन्होंने उनको ब्रीफ किया है और इनका तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि अगले कोई 1 हफ्ते के दौरान ये पंजाब की काबीना बन सकती है। और इस सिलसिले में जो गवर्नर पंजाब का रोल है उसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया, तो इस बारे में भी होपफुल और स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। जहाँ तक आपने बिलावल भुट्टो साहब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात की, तो मैंने वो कवर भी की, उनसे मुलाकात भी हुई, फिर उनकी जो मीडिया टॉक भी हुई, जो फिर उनकी मुलाकातें। एक बात मैं यहाँ पे बड़े मतलब के वसूख से कहता हूँ कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है बिटवीन पीपल्स पार्टी और नून लीग और ख़ासतौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, वो बहुत ज़बरदस्त था। और ये लोग आपस में मिलकर तमाम फैसले कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहले जो होता था वो कंफ्यूजन लेवल बढ़ जाता था कोई स्टेटमेंट्स की वजह से, तो वो अब कंफ्यूजन लेवल इसलिए कम हो रहा है कि ये अब बराह रास्त आपस में राब्ते करते हैं। तमाम मामलात पे इत्तेफाक राय से ये चल रहे हैं। और रात को भी जो बात हुई आसिफ अली जरदारी साहब की, उन्होंने यकीन दिलाया नवाज शरीफ साहब को कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी मुआशी सूरत हाल होती है इसका बर्डन तमाम जमातें मिल के लेंगी। और नवाज शरीफ साहब ने आज भी इस मीटिंग में यही बात की कि ये तासुर गलत है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये एक मखलूत हुकूमत है जिसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उनमें पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसके साथ साथ तो वो उसके साथ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है उनके साथ उनका वो भी एक स्टेक होल्डर है। तो ये तमाम जमातें मिलकर आइंदा फैसले करने जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे एक दोस्त ने बात की थी अभी वो नवाज शरीफ साहब के बारे में, जो कन्विक्शन और दूसरी चीज़ों पे, मैं ज़रा उनका एक, अगर मेरी उनसे मुलाकात में ये बात हुई, बातें जो मैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उस पर एक कमेंट कीजिएगा जी, प्लीज गो अहेड। दूसरी भी जी कीजिएगा जी। हाँ, उनका ये कहना है, मेरी इस पे 2-3 दफा बात हुई नवाज शरीफ साहब पे, तो उनका ये कहना है कि जो ज्यादती हमारे साथ हुई है अदलिया की जो मामलात थे, जो साबिक चीफ जस्टिस से, उनका ये कहना है कि हमें टारगेट करके किया गया। उनका ये कहना है कि हमें पनामा का बता के अकामा में नाहल किया गया और सारी चीजें की गई। उनका ये कहना है कि जो जज अरशद मलिक की वीडियो आई, उसके बाद जो दीगर एविडेंस आए, उनका ये कहना है, ये मेरे से बात हुई उनकी, कि अगर इस कहीं भी पूरी दुनिया में फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक दिया जाए तो ये केस स्टैंड ही नहीं करते। उनका ये कहना था कि इन सारे मामलात में उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो अदलिया के खिलाफ इसमें नहीं बोले। उनका ये कहना था कि
वो लड़ेंगे। मेरी जो लास्ट मीटिंग हुई उन्होंने कहा कि वो अपना कानूनी हक लेने के लिए सुप्रीम जो हाई कोर्ट में उनकी अपील है उसमें वो लड़ेंगे और मुनासिब वक्त पे जो एक और इसमें भी आज भी बल्कि ये बात हुई है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वतन वापसी के हवाले से भी शुरा ने तबादला ख्याल किया कि कब तक उनको वापस आना चाहिए। तो नवाज शरीफ ने शुरा को कहा वो तो चाहते हैं कि कल आ जाए वापस। एक तो उनका ये कहना है कि उनके डॉक्टर्स उनको फिलहाल इजाजत नहीं दे रहे और इस पर भी डेलिब्रेशन हो रही है पार्टी में कि नवाज शरीफ साहब को कब तक वतन वापस आना चाहिए, क्योंकि अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब खुद लीड करना चाहते हैं अपनी इलेक्शन मुहिम और इस सिलसिले में वो तैयारियों में। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। मैं सब आपसे जानना चाहूंगा, कमिंग टू द सब्जेक्ट जो हम डिस्कस करें, क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप लोगों के जहन में है? ये सवाल सेनेटर हुमायूं साहब ने भी उठाया और कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं 2017 का एक्ट है वो आप लोगों के दौर में ही कंसेंसस से आया था, उसके बाद जाहिर बात है पीटीआई की गवर्नमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट, उसके खिलाफ तो आज कौमी असेंबली में बिल भी आया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चर्चा है और इसके साथ साथ इंटरनेट वोटिंग। तो क्या आप लोगों के जहन में है किस किस्म की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है? कुछ सजेशंस तो कंवर साहब ने भी दी थी। अफनान साहब देखें, जो पार्लिमानी कमेटी थी जिसके अंदर ये सारी की सारी डिस्कशन हुई, उस वक़्त की हुकूमत जो पीटीआई की थी और हमारी तरफ से उसका मैं हिस्सा रहा था जी। और जो है उसके अंदर कई महीने जो है वो उसकी मीटिंग्स चलती रही थी और उसके अंदर जो टोटल तजावज़ात थी वो तकरीबन को 49-50 के करीब थी, तब जिसके अंदर नए कानून हम लाना चाह रहे थे और उनमें से 33 ऐसे थे जिनके ऊपर कंसेंसस हो गया था और हम ये समझते हैं कि जो 33 जिन पे कॉन्सेंसस है उनको तो बिल्कुल फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मगर जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन थी वो आई वोटिंग और ईवीएम के ऊपर थी। ठीक। और उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने ज़ाहिर वो बुलडोज किया था, तो वो एक तो उसको हम रिव्यू करना चाहेंगे क्योंकि देखें जो आई वोटिंग है उसके अंदर तो जो इनकी हुकूमत ने जब ऑडिट किया था एक स्पेनिश फर्म के थ्रू, स्पेनिश फर्म थी मिनसेट के नाम से जी, और उन्होंने इनको ये बताया था कि वो जो आई वोटिंग का सिस्टम है वो इनसिक्योर है, वो हैक हो सकता है, उससे इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है अगर एक ऐसा सिस्टम है जो कि है ही नहीं सिक्योर, तो उसको इस्तेमाल करना इलेक्शन के लिए जो है वो बहुत ख़तरनाक है। तो एक तो उसको हम जो है वो रिव्यू करेंगे। दूसरा जो है वो जो ईवीएम वाला मामला था उसके ऊपर भी कॉन्सेंसस नहीं था, तो और हम ये समझते हैं कि ना इलेक्शन कमीशन के पास वो रिसोर्सेज है इतने कम टाइम में कि उसको इम्प्लीमेंट कर सके। अगर वो लॉ रहता है तब भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो उसको भी हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। और हम ये समझते हैं कि अगर ईवीएम लाना भी है तो उसको बातदरीज लाना पड़ेगा। आप 1, 2, 3 इलेक्शनों में उसके थोड़े थोड़े तजुर्बे करें और फिर जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर बढ़ता जाएगा तो तब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो एक तो आपने बताया ईवीएम को आप लोग रिव्यू करेंगे, एक तो आपने कहा ईवीएम पे रिव्यू करना चाहेंगे और दूसरा आप ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से भी वोटिंग राइट्स के आप उसकी भी ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो इन्होंने सिस्टम प्रपोज किया है उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने उसका ऑडिट कंडक्ट किया था, उसमें मिनसेट की कंपनी थी, उन्होंने बताया कि वो सिक्योर नहीं है। हम ये समझते हैं कि उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए नेशनल असेंबली में और सेनेट में। और उसका एक मैकेनिज्म हम पीटीआई के साथ बैठ के इवॉल्व करना चाहेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यही तरीक़ाकार हो। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि बरतानिया की 1 सीट है, सऊदी अरेबिया की 2 सीटें हैं, यूरोप की 1 सीट है, अमेरिका की 1 सीट है, मिसाल के तौर पे 5 सीटें हैं मिसाल के तौर पे। तो आप उसके अंदर जो है वो उधर के जो हमारे सफारत खाने हैं वो सारे मिल के जो है वो एक फ़र्ज़ करें 1 महीना पहले से इलेक्शन शुरू करा दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं है, तो या और वहाँ पे लोग फिर जाएँ और वोट डालें। जहाँ एक और तरीका ये है कि आप रिमोट जो है वो पोलिंग स्टेशंस बना दें जिसके अंदर लोग रिमोटली आएँ, रिमोटली से मेरा मतलब ऑनलाइन आए, वो अपना आगे जो है वो थंब इंप्रेशन करें, वो अपनी तो वही इंटरनेट वोटिंग की बात हो गई ना फरहान साहब, और उसके बाद वो जो है वोट तो ये तो वही बात होगी, ये तो वही बात इंटरनेट वोटिंग वाली बात हो गई ना सर। नहीं, ये ऑनलाइन इंटरनेट वोटिंग की बात नहीं है। अभी जो आई वोटिंग का सिस्टम है वो मुख्तलिफ है। ओके, वो मुख्तलिफ है। वो ये है कि आप ऑनलाइन जाएं, मैं ऑनलाइन लॉगिन करूं, जाके वोट डाल दूं, दैट इज इनसिक्योर। जो ये वाला सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान की तमाम सीटों पे आ रहा है। जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये सिर्फ चंद उन सीटों पे है जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी, मिसाल के तौर पे 4 या 5 सीटें नेशनल असेंबली की। तो वो उसके और 1 या 2 सेनेट की सीटें। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो जो हमारे जहन में इस वक्त ये बात है, लेकिन इसके अंदर
हम ओपन है, क्या कहते हैं इसके ऊपर, अगर पीटीआई को सजेशन लाना चाहती है या दीगर जमातें को सजेशन लाना चाहती है तो हम सुनने के लिए जी डॉक्टर साहब। मैं ये वो रिफॉर्म्स हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि ये सारे रिफॉर्म्स अभी पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने किए थे, और जैसे बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग सेनेट कमेटी, अफनान साहब उसमें कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ ये ईवीएम जो था उसकी बेसिक चीज़ अगर हम लोग समझ लेते अनबायस्डली, देखिए इस मुल्क के फ्यूचर के लिए समझ लें, एक मशीन है जो इंटरनेट बेस्ड नहीं है, उसके अंदर डेटा है सारे शनाख्ती कार्ड का, उस हल्के का। आप उधर जाते हैं, आप अपना शनाख्ती कार्ड उसके अंदर टाइप करते हैं, वो आपका शनाख्ती कार्ड को ग्रीन सिग्नल दे देता है और उसको हमेशा के लिए उस इलेक्शंस के लिए ब्लॉक कर देता है। जैसे आप यहाँ पे स्याही लगा देते हैं, वो उसको ब्लॉक कर देता है, तो वो शनाख्ती कार्ड दोबारा नहीं होता। और शनाख्ती कार्ड अगर आता है तो उस बंदे का चेहरा और वो शनाख्ती कार्ड दोनों नजर आ जाते हैं, तो आपको बोगस वोट नहीं डाल सकते। अब आपका शनाख्ती कार्ड मैंने डाला, मेरी शक्ल आ गई, ठीक है डाल दो। मैंने वहां जाके बल्ले के ऊपर बटन दबाया, वहां से एक कागज निकला, उसके ऊपर बल्ला बना हुआ है। तो अगर मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं समझ आती, मैं उस बल्ले के निशान को तो वैसे भी मोहर लगाना होता है ना, वो निशान देख लिया, वो निशान मैंने डब्बे में डाल दिया, जैसे हम वोट कास्ट करते हैं वैसे डब्बे में डाल दिया। अब इलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि रात को कितने बजे आ रही है, वो हमें वो रिजल्ट कंपाइल होता है, कहां से हो रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पता नहीं फॉर्म ये 10 फॉर्म 25 फॉर्म आपने वो करने होते हैं, वो सारी होती है। इसमें क्या है, जिस वक्त खत्म हुआ 5 बज गए, सब कुछ खत्म हो गया, आपने एक बटन दबाया, उसने आपको उसी वक्त कैलकुलेट करके कह दिया कि इस बंदे के 25 वोट है, इसके 5 वोट है, इसके 2 वोट है, इसके। फर्ज करें मेरा वोट और आपका वोट हुआ, मैंने चैलेंज कर दिया कि जी आपका वोट गलत है, मेरा वोट ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, आपने डब्बा खोल दिया, डब्बे के अंदर फिजिकल वोट पड़ा हुआ है, उसी वक्त गिन के वो कर दिया, तो वेरिफिकेशन उधर ही हो जाती है। इससे सिंपल चीज। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जी सर। जी अफनान साहब, मैं ये देखें जो बातें कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर जो इन्होंने जो प्रपोज किया था सिस्टम, उसका मैंने जो है वो भी लिया था डेमो, और उसके अंदर जो रिजल्ट एंड में ट्रांसमिट होगा ना, वो एक QR कोड के थ्रू ओवर द इंटरनेट होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सिस्टम बनाया था। अच्छा। तो EVM जो इन्होंने बनाई थी वो इंटरनेट बेस्ड थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो EVM उस रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी जो 2018 में बैठ दिया गया और उसकी वजह से बहुत बदनामी हुई। तो ये दो बातें हैं जो इसका, और इसके अंदर में एक और ये तीसरी बात ये है कि इसका जो रिजल्ट है उसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे 240 पोलिंग स्टेशन है, मैं 200 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिजल्ट जो है वो ठीक तरह कंपाइल करता हूँ, या 220 पे ठीक तरह कंपाइल करता हूँ, मगर 20 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट चेंज कर देता हूँ, मेरा रिजल्ट हर चीज में वो तो आपके आरओ में। तो ये इसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। अफनान देखिए, मैनिपुलेट करना आसान है। अफनान किसी भी, अगर कोई मैनिपुलेट करने पे आए तो किसी भी सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन जितना आप ह्यूमन एरर कम करते जाएंगे, ऑटोमेशन पे जाएंगे, उतना आपके पास प्रॉब्लम कम होने शुरू हो जाएंगे। रही बात यह जो आपने कहा कि वो QR कोड आता है, वो QR कोड जो आपके लेट्स से आपका जो पोलिंग एजेंट है वो उसी वक्त उसकी तस्वीर लेकर भी आपको भेज सकता है। जो ऑफिशियल रूट है, मे बी यू आर राइट, लेकिन जो आप वहां बैठे हुए हैं, आपने उसका QR कोड की पिक्चर ली, आपने उसी वक्त भेज दी, उस वक्त उसने ट्रांसलेट कर दी। वो तो SMS या किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है, WhatsApp या किसी थ्रू हो सकता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए अगर हम लोगों ने काम करने इस मुल्क के लिए भाई सर। जी सर, मैं फिर कंवर साहब को भी लेना चाहूंगा। अच्छा मैं एक और बात कर दूं, जो रिजल्ट ट्रांसमिशन है ना, वो मैं फर्क हो जाएगा, किसी और का फर्क हो जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा एक और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर जो फिजिकल काउंट है वो और जो मशीनी काउंट है वो डिफर करेंगे, इस पे तो बात होगी। नंबर 2 मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। आपको मालूम है कि मैं 2009 से PTI के इंटरनेशनल चैप्टर्स का सेक्रेटरी था। मैंने अपने अंडर एक होता था सर्वे मॉन्की, इट्स इंटरनेट बेस्ड होता है, वो ईमेल के ऊपर होता है, ठीक है। ईमेल में आता है, मेरे ईमेल पे आएगा तो मैं किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकता, मेरे ईमेल पे खुलेगा, मैं उसको एक दफा खोल के बंद करूंगा, दोबारा नहीं खुलेगा, चेंज नहीं हो सकता। मैंने अप टू 30,000 इंटरनेशनल चैप्टर्स के वोटर्स का मैंने उससे इलेक्शन करवाया हुआ बगैर किसी धांधली के। ठीक है, अब जिन्होंने इलेक्शन करवाए, देखिए मैं तो आपको बता रहा हूं ना, मैं तो एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं ना, लेकिन जो पाकिस्तान का इदारा है वो डॉक्टर हुमायूं एक PTI के एक छोटे से ऑफिस से बैठ के तो नहीं है, वो तो एक
स्टेट का इदारा है। डू यू थिंक स्टेट के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि उन सब चीजों को ना देख सके? जी कंवर साहब, आप फैसिलिटीज नहीं है स्टेट के पास, और जरा आपका ईवीएम पे अपना ओपिनियन दीजिएगा और फिर काइंडली जो आज फैसला है उसमें भी बात करेंगे। जी कंवर साहब। देखा जी, बड़े अच्छी आपकी डिस्कशन, हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बातें कही है टेक्निकल तौर पर, लेकिन मसला ये हुआ है कि ये ठीक है, हमने भी इसमें बड़ा काम किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, एक बड़ी अच्छी स्कीम जा रही थी, बेहतरीन पॉलिसी थी, लेकिन साबका हुकूमत ने इसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि वो आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सबसे पहली बात ये थी कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने जो आइडिया पेश किया तो उनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करते और उसे कहते जी आप बताएं कि आइंदा इंतखाबात में हमें क्या करना चाहिए, तो खुद ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रिकमेंड कर देते। उन्होंने कहा मैं हुक्म देता हूँ कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या जरूरत है कि मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। तो ये मामला बिगड़ता चला गया। फिर इसके बाद इतना बिगड़ा कि मैं वहाँ मौजूद था जब सेनेट के मामले जब ब्रीफिंग हो रही थी, तो वहाँ आजम सवाती साहब बिगड़ गए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नजर आतिश का हुक्म जारी कर दिया। तो ये सारे मामला सब जो है बिगड़ते चले, लेकिन अगर इसकी रूह को देखा जाए स्कीम बड़ी अच्छी थी, लेकिन तरीका नहीं आया, हैंडल करने का तरीका नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने 34 एतराज़ात लगाए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वो दूर कर देते। साइंस और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी शिबली फराज ने बड़ा काम किया इस पर, तो सारे मामला जो थे वो तय हो जाते, लेकिन अब ये मामला हाथ से निकल चुका है। हाथ से निकल चुका है, तरीके से होने हैं जो 2018 में इलेक्शन हुए थे उसी तरीके से होने हैं। मैं एक सवाल पूछूं, खत्म हो चुका है। आप कंवर साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं सेनेटर साहब आपसे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एतराज़ात उठा लिए, और ठीक है, अगर आप कहते हैं खान साहब ने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया वो प्रेजेंट करने का तरीका शायद सही नहीं था, लेकिन उसकी रूह जो थी बहुत अच्छी थी, उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन वो इंसान अपनी सीरत के लिहाज से बहुत अच्छा था, अपने दिखावे के लिहाज से शायद अच्छा नहीं था। अब मुझे ये बात बताएं कि वो जो एतराज़ात थे, क्या वो एतराज़ात जेन्युइन थे या उसके पीछे कोई ऐसी मैनिपुलेशन या कोई ऐसी सोच थी कि हमने ये नहीं करने देना? जी कंवर साहब, सेनेटर साहब का सवाल है। मैं बताता हूँ, मैंने इस पर बड़ा प्रैक्टिकल तौर पर काम किया है। मेरी 3-4 मुलाकातें इंडियन इलेक्शन कमीशन में हुई है, तो वहाँ उन्होंने सारा हमें तरीका बताया था। जब हमने कहा कि इसके अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि ऐसी चिप्स लगा दी जाए या इसकी डिवाइस तब्दील कर दी जाए या इसका सॉफ्टवेयर तब्दील कर दिया जाए, तो सारा सिस्टम जो है वो जेप्रोटाइज हो जाएगा। तो इंडियन इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई तो माइंड काम करता ही है, हर जो भी अब अच्छा काम करेंगे, बुरा काम के जो भी करेगा उसके पीछे तहकीक कार्रवाई होती रहती है। इसमें जो आपने इतराज़ात लगाए ये दुरुस्त है, हो सकता है इसमें टेम्परिंग भी हो सकती है, चिप भी बदल सकती है, डिवाइस भी चेंज हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी तब्दील हो सकता है, लेकिन इसका रास्ता निकाला जा सकता है। तो यही बातें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब ये रिपोर्ट पेश की हुकूमत पाकिस्तान को, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। लेकिन आखिरी दिनों में आके ये बात तय हो गई थी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा हमें स्टोरेज दिया जाए, एयर कंडीशन दिए जाए, ताकि उसमें हमारा जो इतने मशीनें आएंगे, मशीन 9 लाख मशीनें हैं। अपनी बात ये है कि आप कह रहे हैं अब जो इलेक्शन होगा जब भी होगा वो 2018 की तरह उसी तरीके से होगा, इस पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमल नहीं होगा। अब जो सर जल्दी से बताइए वो जो फैसला आ जाए उस पर बड़े मोतरज़ है, बल्कि सीख पाए पीटीआई वाले, ये आर्टिकल 63 ये अप्लाई नहीं हो रहा था उन मुनर्रिफ 20 अरकान कौमी असम्बली पे? क्या सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी कंवर साहब, क्या आप ख्याल में वो इतलाक नहीं हो रहा था उसका आर्टिकल 63A का? अच्छा, आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला आइन और कानून की रूह के मुताबिक है। अब मैं अपने दोस्त, हमारे बड़े जो हमारे दोस्त हैं, उन बड़ा इतराज़ात कर रहे हैं कि जनाब सबसे बड़ी बात यह है कि आप आइन का मुताला करें। 14वीं अमेंडमेंट में नवाज शरीफ साहब का जो दौर था, तो 14वीं अमेंडमेंट में ये फैसला हुआ था कि अगर कोई पार्टी के लीडर के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ निजी महफिल में, ड्राइंग रूम में, घर में बैठ के बात करे तो उस पर वो आर्टिकल 63A नाफज हो सकता था। लेकिन 18वीं अमेंडमेंट ने उसको महदूद कर दिया। 18वीं अमेंडमेंट ने कहा कि सिर्फ बजट का इजलास, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब और इसके साथ अगर तहरीक आदम एतमाद की तहरीक आ रही है, उसमें अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो उसमें फ्लोर क्रॉसिंग की जद में आ जाएगा आर्टिकल 63A के तहत। अब जो आज फैसला किया, 3 जो हमारे 20 मेंबर थे कौमी असम्बली के, उन्होंने लिख कर दिया, फिर डेविड दिया कि जनाब हम तो पार्टी के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, हमने तो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया, हमने तहरीक आदम एतमाद में वोट नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में वोट नहीं दिया, इवन के हम तो नहीं दिया अपने
भी नहीं गए, कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी हम दाखिल नहीं हो गए। जी कमर साहब, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही तो आप उसको, वैसे बात तो फैक्चुअली ठीक है। देखिए आप सही कहते हैं, 174 वोट जो पड़े हैं शहबाज शरीफ साहब को आपके अरकान के शामिल नहीं है। देखिए आई टोटली एग्री कि उन्होंने वोट नहीं कास्ट किया, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, मेरे साथ के, और मैं एक बात बता दूं, ये आज ये कर रहे हैं ना, आज अगर पीएमएलएन और पीपीपी जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, इस 63A को स्टार्ट किया, इन लोगों ने किया ना, आज इन्हीं कोई प्रॉब्लम हुई थी, इन्होंने ये स्टार्ट किया, आज ये उसको सपोर्ट करें इन देयर फेवर, कल ये इन्हीं के गले पड़ेगा। असल उस सूरत में देखे, अगर मेरे लोग हैं, आप उनको लाके अपने सिंध हाउस में रख के पैसे वैसे देके, ये मैरियट में 5वें फ्लोर पे एक दिन के 1.5, 2-3 लाख रुपए नहीं, देखिए 2-3 लाख, देखिए वो कहते हैं कि उन्होंने वोट नहीं कास्ट किया। Did they in any way cross the floor? Yes, they did cross the floor. अगर आप अपने देखिए, अगर आप देखिए मेरी बात सुने, अगर आप टेक्निकलिटीज पे जाते हैं, आई एग्री विद यू, दे डिड नॉट। अगर आप उसके टेक्निकलिटीज पे जाते हैं, देखिए ना शवायद पे नहीं, they went against the party decision, they went to the opposition, they stood with them, वो उनके साथ थे। अगर उस दिन वो 1 या 2 बंदे, ये जो इन लोगों ने जेलों से निकाल के और बाहर से जो कत्ल वाले बंदे थे उनको लेकर ना आते, तो इनमें से 2-3 वो कर देते। ये स्टैंड बाय में रखे हुए थे, ये स्टेपनियां थी, ये स्टेपनियां जो तो पंचर होता जाता ये था। आप लोगों को मौका देखिए ना, आप अपील में जा सकते हैं, आपका राइट तो है ना अपील का। वो जाएंगे हम पंजाब में, आप तो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। सुन लेना, देखिए मैं अदम एतमाद का इजहार कर रहा हूं, ठीक है। पंजाब में तो इन लोगों ने वोट कर दिया ना, वो तो गए। अब जिस दिन वो चले जाएंगे, उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। अगर वोट कर दिया इन्होंने तो नहीं किया। सुन ले, ये भी चले जाएंगे, इनको वैसे ही कोई नहीं घुसने देगा अपनी जगहों पे। अच्छा एक और बात कर ले, पंजाब जिस दिन चला गया, जिस दिन पंजाब में से वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, इनकी मेजॉरिटी वैसी खत्म हो जाएगी। डिफरेंट प्रोपोजिशन, हम तो आज के फैसले पे बात कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। पंजाब जुई खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जब पंजाब डिसॉल्व हो जाएगी, केपी डिसॉल्व हो जाएगी, बलूचिस्तान ये क्या करेंगे? ऑलरेडी 1/3 से ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लोग जो उसमें हैं, ये क्या है नेशनल असेंबली में, वो ऑलरेडी उसमें नहीं है, वो ऑलरेडी इस्तीफा देके बाहर दोबारा लौट के। तो बड़ा टेक्निकल नुकता है, वो बारीक नुकता ये कि अब आप लोगों ने स्पीकर के पास जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा था तस्दीक में मैं बुलाऊंगा। सर ये आईनी तरीका है ना, नेशनल असेंबली में इस्तीफा देने का तरीका है ना सर, ये मुरवजा तरीके हैं। मान ले आपके न जाने से तो नहीं होगी ना बात। जिस वक्त वहां पे एक स्पीकर बैठा हुआ था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक स्पीकर बैठा हुआ था ना, उसने एक्सेप्ट कर लिया। बहैसियत नहीं, देखिए ना, बहैसियत स्पीकर वहां बैठा हुआ था शख्स, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक नया स्पीकर आके कहते हैं नहीं मैं पिछले स्पीकर की बात नहीं मानता। इज दिस द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? बता दे, तस्दीक कर देना। मेरी बात सुने ना, मैं क्यों जाऊं? मैंने दे दिया इस्तीफा, मैंने आईन है, कानून है, आप इस्तीफा दो, स्पीकर एक्सेप्ट करे या ना करे। नहीं, इस्तीफे में ये होता है, ये लास्ट टाइम भी होता है 2014 में, बल्कि आई थिंक सो कवर निशाद सर वुड बेयर मी आउट, या अफनान साहब, कि आपको इन प्रिंसिपल जाके कहना होता है कि मैंने इस्तीफा, जब आपको याद हो नून लीग ने कहा था, सर सुन लेना, जब नून लीग ने कहा था तो असद कैसर साहब ने बुलाया था ना पीएमएलएन के 2 MNAs को कि आप आए और आप लोग तस्दीक करें कि ये इस्तीफा। असद कैसर स्पीकर था जिस वक्त इन लोगों ने इस्तीफा बुला रहे, आप लोग नहीं जा रहे। जिस वक्त इन्होंने इस्तीफा दिया, उस वक्त असद कैसर स्पीकर था और ऐलान हुआ सिर्फ, सुने नहीं, कासिम सूरी ने एक्सेप्ट किया सर था। मेरी बात तो सुन लेना, मैं मौजूद था तब। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अनाउंस किया, अगले दिन फिर इजलास की जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ऑन देयर बिहाफ कि हम सब ने फैसला किया, मुस्ताफियों ने कहा सब चले गए, इंडिविजुअली नहीं कहा, उन्होंने ऐलान किया था। क्यों अफनान साहब आप क्या कहेंगे? आप भी बेख्याल में वहां मौजूद थे विजिटिंग गैलरीज में, बताइएगा इस हवाले से। जी मैं बिल्कुल वहां मौजूद था। अगर वहां पे खड़े होके ये इंडिविजुअली, जी अगर शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी तमाम लोग इंडिविजुअली खड़े होके अपने टाइम पे ये कह देते कि मैं इस्तीफा देता हूँ नेशनल असेंबली से, तो इन सब का इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता जी। लेकिन इन्होंने इस्तीफा देना नहीं था, और उसकी मैं आपको वजह भी बता देता हूँ। अगर इन्होंने इस्तीफा देना होता, ये सबसे पहले केपी असेंबली में देते। ये सदर वो कहते कि वो इस्तीफा दे, ये तो मतलब कि इन्होंने पहले 2014 में भी यही किया था कि हम इस्तीफा देते हैं और हम जा रहे हैं, और फिर तनख्वाहें ली। इस महीने की इन्होंने तनख्वाहें ली हैं, किसी ने वापस नहीं की अभी तक। इन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं सरकारी, बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद देखी है। हुकूमत चली गई, पिछले महीने के एरियर्स इस महीने के नहीं मिले, जिस दिन से हुआ है उस महीने की तनख्वाह नहीं है, पैसे मिले, तनख्वाह नहीं ली है, और अगले महीने की मिलेंगे।
अप्रैल की तनख्वाह वो कह रहे हैं नहीं ली है, सेनेटर साहब नहीं ली है, ये डिनाइल आ चुका है जी। नहीं ले लिया है, अप्रैल की ले ली है। फवाद चौधरी ने एक्सेप्ट किया कि ले लिए, मगर हमने ले लिए मगर हम मानते नहीं है। यार आप वापस करें पैसे, और आप अगले महीने भी ले लेंगे, फिर आप वापस करें। मैं पैसे क्यों ले रहे हो? मैं आपके साथ एग्री करता हूं, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। अच्छा ये बताइएगा अपना साहब, कहते हैं आर्टिकल 63 है, आप लोगों के दौरे हुकूमत में आप लोगों ने और पीपल्स पार्टी की ने इसको डाला था उनका, अब आप लोग कह रहे हैं कि जी ये ठीक फैसला इलेक्शन कमीशन का, कल ये आप पर भी इस चीज का इशू आ जाएगा। और फिर साथ में कह रहे हैं पंजाब हुकूमत में तो चूंकि वोट डाल दिया है, तो डॉक्टर हुमायूं साहब का कहना है जब वहां फैसला आया तो फिर आप लोग फिर इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाएंगे। अफरान साहब लेकिन बात यह है कि जो 63A है वो ये कहता है कि अगर आपने फ्लोर क्रॉस किया तो आप डी सीट हो जाएंगे जी। ये बड़ी सिंपल सी बात है, वोट आपका काउंट हो जाएगा मगर फ्लोर क्रॉस करने की वजह से आप डी सीट हो जाएंगे। ये पाकिस्तान का आईन आप कोई भी उठा के पढ़ ले, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है जी। तो ये क्योंकि जो नेशनल असेंबली में मुनर्रिफ अरकान थे उन्होंने वोट डाला ही नहीं था, तो वो तो हो ही नहीं सकते। जो पंजाब असेंबली में है उन्होंने वोट डाला है, तो वो इन्होंने केस लेके गए हैं, जो है उसके मुताबिक जो है वो फैसला हो जाएगा, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फॉरेन फंडिंग का फैसला भी साथ ही आ जाए उसके, तो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा जो ये लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, जिसको इनके पिछले फॉर्मर गवर्नर उमर चीमा ने जो है वो फ्लाउट किया, उसके बारे में भी बताएं। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कानून जहां आपको सूट करे आप फॉलो कर लें, जहां सूट ना करे वहां आपके हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोट नहीं कराएंगे जब तक बाहर प्रिजनर वैन ना आ जाए। आप जो है पंजाब असेंबली में दंगा फसाद कराएं, आप जो है वो जो है ओथ ना ले। हमने देखे जब हमने ट्रांजिशन ऑफ पावर करना था, हमारा सदर था, हमने फिर भी इनसे ओथ ली, हमने हमारे गवर्नरों ने इनसे ओथ ली। हम भी ये वाली हरकतें कर सकते थे जो ये कर रहे हैं, हम भी रोना धोना डाल सकते थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना। आप इलेक्शन हार गए हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लीगल है, पाकिस्तान का आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है। ठीक है, अलिफ लैला की कहानियों से आप उसको इलीगल नहीं कर सकते। ओके। और ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है पीटीआई के बिहाफ पे, ये जो काम कर रहे हैं ये इनको नुकसान पहुंच रहा है, हमें फायदा पहुंच रहा है। ये जितना और इस तरह का काम करेंगे ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आईन और कानून को नहीं मानते। ओके, कंवर निशात साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, सर ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो तो डॉक्टर हुमायूं साहब कह रहे हैं कि वो तो सिंध हाउस में मौजूद थे, उनके साथ जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने हल्कों में नहीं जा सकते, तो इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल फैसला ठीक दिया है, लेकिन जो इसकी एसेंस है वो इसके साथ नहीं दे रही, जो डॉक्टर सेंटर साहब का मौकफ है। कंवर निशात साहब, देखो असली बात ये जो हल्के में जाएं ये ना जाएं, वो तो उनकी अपनी ताकत की बात है। उसके अंदर अपने वोटर्स की ताकत है या उनके पॉलिटिकल ताकत है, वो तो हल्के में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। किसकी ताकत है, किसकी जरूरत है, रोक सकता है, वो तो रोक ही नहीं सकते। वो तो वैसे सियासी नारे मारे होते हैं। अगर पार्टी छोड़ के जाता हूँ तो किसी की जरूरत है कि मेरे घर के सामने 4 आदमी खड़े हो जाए? किसी की जरूरत है? जब मैं अपना फैसला करता हूँ कि मैं पार्टी छोड़ दी है, मैंने वो कर दिया, तो मेरे घर पे 4 आदमी आ सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मेरे घर पे 4 आदमी आ गए तो मैंने बने का अहल ही नहीं हूँ। तो ये तो सारी बातें सियासी होती है, कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उनको राइट बनता है। लेकिन जहां तक उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त कर दिया उन्होंने, आर्टिकल 63A की जद में वो नहीं आ रहे थे, उन्होंने लिखा हम पार्टी के मामले में। सबसे बड़ी अहम बात मैंने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साबिक खालिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, हमने कहा जी आयशा गलाली का केस देख लें आप। आयशा गलाली का केस जब आया इलेक्शन पाकिस्तान में, जब चेयरमैन इमरान खान ने भेजा सरदार अयाज सादिक के थ्रू जी, तो उन्होंने आयशा गलाली ने जो स्टेटमेंट दिया है जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा के सामने खड़े होकर, वो बेहतरीन तरीके से अपना जवाब दाखिल किया कि जनाब मैं अपने चेयरमैन को एक पॉलिसी से इख्तलाफ करती हूँ, इनकी मंशूर से इख्तलाफ करती हूँ, उनकी जितने भी मामला है मुझसे इख्तलाफ करती हूँ, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं इनकी पार्टी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती? क्या मैं इनकी गुलाम हूँ? क्या मैं इनकी सरफरेज कनीज हूँ? मैं इनकी जब ये पार्टी के फैसले के खिलाफ करते हैं, अपने मामला देखते हैं, तो मैंने फैसला खिलाफ को दे दिया, मैंने वोट, मेरा क्या बनता था? तो सरदार रजा साहब ने आशा गलाली के रेफरेंस को रिजेक्ट कर दिया, और जो फैसला लिखा तारीखी, उसमें ये लिखा कि जनाब ये फ्लोर क्रॉसिंग की जद में इसलिए नहीं आती, इसको पार्टी के चेयरमैन की पॉलिसी से खिलाफ था, उसके मंशूर से खिलाफ था, उसके कंडक्ट से खिलाफ था, उसके करेक्टर में खिलाफ था, तो सारा लिखा हुआ है। तो इसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जब दिया, तो सुप्रीम कोर्ट
तो कमेटी साहब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, वो बुनियादी नुकता ये है। चेयरमैन को गुलाम बना लिया, टिकट दे दिया, गुलाम बन गए। सर मौकफ आ गया था क्योंकि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सर। 63A का फायदा किया है। सर फायदा है, बंदा यही सर फायदा है ना। देखिए हर एक बंदा ये कहे, हर एक बंदा, पंजाब वाले भी कह देंगे इसी चीज को लेकर पंजाब वाले कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं ना एंडोर्स हुई ना बात। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है। फेयर एनफ, देखिए आला तरीन अदालत है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग हर एक बंदा इसी प्रीटेक्स्ट को लेकर बात कर लेगा, हर एक बंदा इसी प्रीटेक्स्ट को लेकर बात कर लेगा और कहेगा कि मैं पार्टी के लीडर के खिलाफ वो मुझे पसंद नहीं है। एक फोरम है ना, फोरम पे आप जाते हैं, फैसला आता है, उसकी कबूलियत होती है। चेंज करें जी आर्टिकल को, 63A को चेंज करें। ठीक है, 63A को चेंज करें। अफलान साहब आप लास्ट वर्ड कुछ कहना चाह रहे थे? फ्री फॉर ऑल, जो मर्जी बिकाओ, बल्कि बोलिए लगाएं उस पे, बल्कि काम करें। इन सबके वोट जो है ना, इन सबके वोट स्टॉक एक्सचेंज में डाल दें। इनको किसी ने वोट डाला ही नहीं है, और सर जी इनको डाला ही नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में डाल दें। ज्यादा पैसे नहीं कर सकते, सोच रहा तो चाहिए वैसे आप जबरदस्ती तो नहीं किसी को, आपके मेरा ख्याल है इसका हमें नहीं मालूम, आपको मालूम होगा, हमें नहीं मालूम सर। आप शवाहिद दे दें, बल्कि आप पिटीशनर बन जाए मेरे ख्याल। ये तो कह देना कि मैं कहूँ जी फलाने ने पैसे लिए, फलाना, यही लोग जो बैठ के बनी गाला बसों में जाते थे भर के, तब तो जमीर की आवाज थी, विकेट गिरती थी। आज आप लोग कह रहे हैं क्या कहते हैं, बड़ा बुरा हो रहा है। उनमें से बाद आप लोग रोकते ना, आप कहते कि ना, उनमें से एक बंदा भी उस वक्त अपनी पार्टी में नहीं था। हमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अजहर जावेद साहब ने हमसे ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अब जाहिर बात है ऑन गोइंग पॉलिटिक्स है, इस पे फैसले आते हैं, आपका ये राइट बनता है कि उस फैसले को आप जो है वो फेयर कमेंट उस पर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप अपील में जा सकते हैं, वगैरह आपके पास फोरम्स मौजूद है। जो फोरम से फैसले आते हैं उनको आपको मानना पड़ता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट द डिसीजन हैज़ कम। आने वाले दिनों में आप देखते हैं जो मुलाकात है, इसका जो एलामिया आएगा उस पर भी डिस्कस करोगे। कल तक सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।